नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको मॉनसून का अपडेट देते हैं, साथ ही देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम अलग अलग कमोडिटी का आपके लिए लेकर आते हैं। चलिए फटाफट से टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि आज एक्शन ब्रॉडर मार्केट में कहां पे है। गोल्ड और सिल्वर 59,800 के आसपास, सेंसेक्स पर सोना, डॉलर इंडेक्स 99.5 के आसपास है। चांदी 76,000 के ऊपर टिकी हुई है आज, लेकिन दायरे में कारोबार हो रहा है। कॉमेक्स पर $25 के करीब। कच्चा तेल $79 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। चीन में राहत पैकेज की उम्मीद से यहां पर तेजी बनी है। नेचुरल गैस 215 के करीब। कल यूरोप गैस में शानदार तेजी दिखी थी। कूलिंग डिमांड बढ़ने से यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। कॉपर की बात करें तो यहां पर दबाव है, सभी मेटल्स पर दबाव दिख रहा है। कॉपर भी 0.25% नीचे है। जीरे की बात करें तो आज मुनाफा वसूली दिख रही है। अगस्त का वायदा करीब 1%, जुलाई का वायदा जिसकी कल एक्सपायरी है वो 2.25% कमजोर है। हल्दी 12,300 के ऊपर बरकरार है। धनिया की बात करें तो 7,300 रुपए के आसपास आज दायरे में कारोबार हो रहा है। ग्वार 11,500 के नीचे, ग्वारगम 11,500 के नीचे और ग्वार सीड 5,700 रुपए के नीचे कारोबार हो रहा है। और आइस शुगर 24 सेंट के बेहद करीब कारोबार कर रहा है। तो ये कुछ बड़ी खबरें आपके लिए, लेकिन अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्रॉडर मार्केट का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ आज दो मेहमान हैं। वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से, और दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। वंदना जी, सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। कल अच्छी तेजी दिखी थी, लेकिन आज दायरे में कारोबार हो रहा है। क्या आज एमसीएक्स पर सोना 60,000 रुपए के ऊपर जा सकता है क्या? विश्वमान जी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी रुकावट आ सकती है। यहाँ पे देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स में एक अच्छा खासा यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है और अपसाइड आया है। और एक चाइना में इंटरेस्ट रेट कट की न्यूज जो हुआ है, उसके बाद भी यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स नहीं देखने को मिल रहा है बेस मेटल या एनर्जी काउंटर में, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में एक अपसाइड यहाँ से दिख रहा है और हो सकता है कि यहाँ से 101 का रुख जो है यहाँ पे अपनाए डॉलर इंडेक्स। तो मुझे लग रहा है कि बाइंग करनी चाहिए, थोड़ा सा करेक्शन पे बाइंग करनी चाहिए। कल के हाई के बाद थोड़ा सा करेक्शन आएगा, 59,550 या 600 के रेंज में यहाँ पे बाई ही करनी चाहिए। जो यहाँ पे टारगेट होगा वो 59,900 का होगा। स्टॉप लॉस 59,300 का लगाना होगा। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि 59,900 तक का जो लेवल्स है वो यहाँ पे एक बार देखने को मिले, और इस हफ्ते में 60,000 का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है गोल्ड में। 59,900 आज इंट्राडे के लिए टारगेट है। 59,300 का स्टॉप लॉस भी है, इसका भी ध्यान रखिएगा। और दिनेश जी, आप बताइए गोल्ड पर आपका आउटलुक क्या है और ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है? जी, लेवल्स ऑलमोस्ट मेरे वंदना जी से ऑलमोस्ट सिमिलर मैच करती है। 1968 इंटरनेशनल कॉमेक्स का जो रेट है वो एक ब्रेकआउट लेवल था। मुझे लगता है इवनिंग सेशन में दोबारा अगर रिटेस्ट करता है तो इंडियन एमसीएक्स की लेवल अगर मैं कहूँ तो 59,550 के आसपास अगर मुझे मिलता है इवनिंग सेशन में तो एक बेहतरीन मौका रहेगा खरीदारी करने का। अपसाइड मुझे लगता है 59,950, 60-20 ये ऊपर के मुझे लेवल्स नजर आते हैं। और सेम मेरा स्टॉप लॉस है 59,300 के नीचे मुझे ज्यादा नजर नहीं आता है। नीचे खरीदारी करें लेकिन ऑन डिप्स, इवनिंग सेशन का वेट करें, एक डिप मिलता है तो जरूर बाय करें। तो ये सिमिलर व्यू है, सिमिलर कॉल है। टारगेट भी आसपास ही है। 59,900 के टारगेट वंदना जी के थे, 59,850 के जो टारगेट हैं वो दिनेश जी के हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं चांदी की। वंदना जी, 60,000 के ऊपर अगर गोल्ड जा सकता है तो क्या चांदी इस हफ्ते नया रिकॉर्ड बना सकती है क्या? 78,000 के करीब का यहाँ पे है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कसर यहाँ पे रहेगा चांदी में। और अभी जो विश्व मोहन जी, अभी जो ट्रिगर है कि नेक्स्ट वीक यहाँ पे फेड की मीटिंग है, उससे पहले थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक प्रेशर तो रहेगा बुलियन काउंटर पे कि क्या नेक्स्ट जो हॉकिश कमेंट आता है या डॉविश आता है, ये एक मार्केट वेट करना चाहेगा यहाँ पे। चांदी में भी मुझे लग रहा है कि 75,700 थोड़ा करेक्शन पे ही यहाँ पे बाइंग करे। 76,500 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस होगा 75,400 का। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक बार 77,000 77,200 के करीब जाने की कोशिश करेगी ये कमोडिटी। उसके बाद हो सकता है कि रेजिस्टेंस आता हुआ यहाँ पे हम देखें। आपका व्यू चांदी को लेकर दिनेश जी क्या है? आपको क्या लग रहा है कब तक चांदी नया रिकॉर्ड बना सकती है? बहुत दूर तो है नहीं, 2,000 रुपए का फर्क है सिर्फ। इसमें मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। सारे जो इंडिकेटर्स है, टेक्निकल इंडिकेटर्स में एमएससीडी कहूंगा यार, ऐसा एक थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम मुझे इंडिकेट करते हैं। लेकिन 78,200 ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। अभी हाल फिलहाल यहाँ से करीब करीब 2,000 रुपए ऊपर है, पर मुझे लगता है इंट्राडे के हिसाब से अगर 75,800 850 अगर मिलता है इवनिंग के सेशन में तो दोबारा एक खरीदारी का मौका मिलता है। 77,200 मुझे लगता है कि अपसाइड एक या दो दिन में इसमें देखा जा सकता है। 75,200 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए।
1200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप इस तेजी में बने रह सकते हैं। आपको ऊपर की तरफ मौका मिल सकता है, लेकिन जो स्टॉप लॉस बताए हैं दिनेश जी ने उसका ध्यान जरूर रखिएगा। कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कल अच्छी तेजी दिखी थी, एमसीएक्स पर भी करीब 2.5% चढ़कर बंद हुए थे कच्चा तेल। क्या लग रहा है दिनेश जी कच्चे तेल में, और कोई ऑप्शन में ट्रेड है तो वो भी साथ में बता दीजिएगा। मुझे लगता है 60 to 100 की कॉल लेनी चाहिए। एट द मनी का कॉल है, वो लेना ज्यादा मुनासिब लगता है मुझे। 6190 6195 ये जो जोन है जस्ट कॉन्ट्रैक्ट का, यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। मुझे लगता है 6320 इसमें अपसाइड देखा जा सकता है। इसमें ओवरऑल जो जब से इसे 6000 से ऊपर से निकला है, 6000 के अंदर दोबारा इसने रिटेस्ट किया नहीं है, लेवल अंदर आया नहीं है। इसमें मोमेंटम काफी स्ट्रांग है और आने वाले समय मुझे लगता है कि $80 to $83 का भी अपसाइड पोटेंशियल दिखा जा सकता है। मतलब इंडियन एमसीएक्स की लेवल अगर मैं कहूं तो 6450 6500 का लेवल ऊपर इसमें देखने मिल सकता है। स्ट्रॉन्ग काउंटर है, बुलिश मोमेंटम है, 6190 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। खरीदारी की ही सलाह यहाँ पर दी जा रही है दिनेश जी की तरफ से, और ऑप्शन में भी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। वंदना जी, आपकी कॉल क्या है कच्चे तेल में आज? मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग साइड ही यहाँ पे रहेगा, और दिनेश जी से मैं यहाँ पे एग्री करती हूँ, क्योंकि देखा जाए तो डेटा थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, और थोड़ा सा यहाँ पे जो कूलिंग डिमांड है वो नेचुरल गैस से लेके यहाँ पे क्रूड तक के भी जो डिमांड है उसको यहाँ पे इंक्रीज करेगा, और इन्वेंट्री इस बार हो सकता है कि थोड़ा सा कम होके आएगी। इसका भी इम्पैक्ट ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। तो निचले स्तर पे इनिशियली मुझे थोड़ा सा करेक्शन लग रहा है, लेकिन इवनिंग में फिर से बाइंग रिटर्न आएगी। तो 6150 के करीब मेरी बाइंग की सलाह रहेगी। 6250 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 6100 का लगाना होगा। लेकिन अगर इस हफ्ते का थोड़ा ट्रेड का हम ध्यान रखें विश्व मोहन जी, तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 6325 तक भी टच कर सकता है अपसाइड में। ओके, यानी तेजी का ही व्यू कच्चे तेल को लेकर बन रहा है। नेचुरल गैस कल अच्छी तेजी दिखी थी इंटरनेशनल मार्केट में भी, डोमेस्टिक मार्केट में भी 215 के करीब है, लेकिन आज दायरे में नेचुरल गैस का मार्केट दिख रहा है 0.5% कमजोर है, 216 के आसपास है। दिनेश जी, नेचुरल गैस को लेकर क्या व्यू बन रहा है, किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए इस काउंटर में? बहुत रेंज बाउंड काउंटर है सर। मुझे लगता है कि इसमें अपसाइड जाता है तो वहाँ सेलिंग प्रेशर बनता है, और 205 के आसपास अगर आता है तो यहाँ पर एक बाइंग इंक्वायरीज बनती है इसमें। तो 620-21 अगर इवनिंग सेशन में मिलता है तो शॉर्ट टर्म सेलिंग की जा सकती है। 626 का स्टॉप 220-222 के आसपास सेलिंग करना चाहिए, 226 का स्टॉप लॉस लगा के 208-205 के नीचे के टारगेट इसमें मेंटेन करना चाहिए। वंदना जी, आपकी कॉल क्या है? नेचुरल गैस 216 रुपया करंट भाव है, इस भाव पर कुछ ट्रेड है क्या? जी विश्वमान जी, 204 को इसने बड़ा रिस्पेक्ट दिया, सपोर्ट यहाँ से ब्रीच नहीं हुआ और वहां से एक बाउंस आता हुआ हम लोगों ने देखा है। बाइंग ही कंटिन्यू करना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा कूलिंग डिमांड बढ़ेगा यहाँ पे, जिसकी वजह से एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। 216 215 के करीब एक रेजिस्टेंस है, तो अगर उसको ब्रीच करता है 216 के करीब आता है तो यहाँ पे बाइंग करे। हर्डल यहाँ पे खत्म होगा, 221 का टारगेट यहाँ पे रखना होगा, 214 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा। और मुझे लग रहा है कि इसमें 221 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो 226 तक का भी लेवल आता हुआ हम देख सकते हैं। ओके, नेचुरल गैस के बाद अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स की चाल अगर आप देखें तो आज सभी काउंटर पर दबाव है। कॉपर 725 के नीचे है, जिंक हल्की गिरावट यहाँ भी है 214 के नीचे और 197, हालांकि दायरे में ही कह सकते हैं। वंदना जी, क्या यहाँ पे किस तरह की चाल रहेगी मेटल में, क्या पसंद आ रहा है आपको आज? विशुभन जी, मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा चाइना की न्यूज पर रिएक्शन यहाँ पे नहीं आया। बेस मेटल में एक उम्मीद थी, और मुझे लग रहा है जब तक स्टिमुलस नहीं देते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, तब तक बहुत ज्यादा मूव यहाँ पे नहीं आएगी चाइनीज इकोनॉमी से। तो इंडिकेशंस यहाँ पे भी बिल्कुल थोड़ा सा मतलब बेयरिश ही है। लेकिन जिंक एक ऐसी कमोडिटी है, 214 से ऊपर मुझे लग रहा है कि थोड़ी तेजी ये कमोडिटी दिखा सकता है। 216 का टारगेट रखना होगा, 214 के करीब यहाँ पे खरीदारी करनी होगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 213 रुपए का। तो मुझे पूरे ही काउंटर में लग रहा है कि जिंक ही एक कमोडिटी ऐसी है जो कि थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती है। ओके, यानी जिंक पसंद है 216 के टारगेट के लिए। आपको क्या पसंद आ रहा है दिनेश जी मेटल्स में आज? जी, हमने लास्ट टाइम देखा दरअसल कॉपर 719.50 के ऊपर जैसे ही निकला था, 742 741 का लेवल इसने अपसाइड देखा था, और वहां से दोबारा घूम कर ये दोबारा वही रिट्रेस लेवल, वही ब्रेकआउट लेवल पर दोबारा आने की प्रयास कर रहा है। तो मुझे लगता है 719-719-20 के आसपास कॉपर एक खरीदारी का मौका मिल सकता है। 728-734 के इसमें अपसाइड टारगेट देखे जा सकते हैं। 714 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और जैसे कि वंदना ने कहा कि जिंक एक काफी थोड़ी अंडर डाउन कमोडिटीज है, काफी निचले स्तर पर है, तो 714 के आसपास इसमें खरीदारी की जा सकती है। 712 का एक बेसलाइन सपोर्ट है, 712 के स्टॉप लॉस 212 के स्टॉप लॉस से इसको मेंटेन करना चाहिए बाइंग लेवल।
ओके, 212 के स्टॉप लॉस के साथ जिंक भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन सर आप 718 719 के आसपास कॉपर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, वो लेवल दिखेगा क्या? 724 के आसपास है। क्वाइट पॉसिबल है सर, इवनिंग सेशन में मुझे लगता है कि एक बार जर्क मिल सकता है नीचे में 719 720 के आसपास, इसमें एक बाइंग लेवल जरूर बन सकती है। यानी रिस्क रिवॉर्ड के लिए आपको वो लेवल ध्यान रखना पड़ेगा, डिप पर ही खरीदे। आपको इवनिंग के सत्र में हो सकता है कि वो मौका आपको दिखे। चलिए करेंसी मार्केट की चाल देख लेते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया 82 के आसपास है। क्या लग रहा है वंदना जी यहाँ पर यूएसडी INR में? मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे अप्रिशिएट भी हो सकता है विश्वमोहन जी, और 81.80 तक नीचे की तरफ रहेगा। ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि 82.25 का एक लेवल रहेगा। लेकिन जो रुझान है आज के दिन में, भले ही थोड़ा सा डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे आता हुआ देख रहे हैं, लेकिन करेंसी जो है थोड़ा सा यहाँ पे अप्रिशिएट हो सकती है। उसका इम्पैक्ट यहाँ पे कमोडिटी बाजार में भी देखने को मिलेगा, और बुलियन में काउंटर में हो सकता है कि लिमिटेड यहाँ पे हम वोलेटिलिटी आते हुए देखें। चलिए अब बात कर लेते हैं मसालों की। मसालों में आज जीरे में मुनाफा वसूली है, लेकिन बाकी काउंटर में खरीदारी दिख रही है। जीरा 2% तक कमजोर दिख रहा है, 59,700 के नीचे आ चुका है। अगस्त का वायदा, जुलाई जिसकी कल एक्सपायरी, हालांकि उसका कोई मतलब नहीं है, एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, लेकिन वो 59,000 तक फिसल चुका है। दिनेश जी, क्या हो रहा है मसालों में? क्या आज किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए? क्या पसंद है आपको? कोरिएंडर और टर्मरिक, हल्दी और धनिया में तो तेजी है आज भी, लेकिन जीरे पर दबाव है। क्या करना चाहिए इन तीनों काउंटर में? जी बिल्कुल सर, जीरे में काफी तेजी आ चुकी है ऑलरेडी, और एक मुनाफा वसूली 60,000 के लेवल पर निरंतर स्टॉकिस्ट अपना माल बेच रहे हैं, और उसी का प्रेशर हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। एक्सपोर्ट डिमांड काफी कम है, मतलब कमजोर मानी जा सकती है, और डोमेस्टिक ग्राहकी भी थोड़ी बहुत कमजोरी है, बहुत ज्यादा, मतलब भाव से माल बिकता है और भाव से माल आता है, लेकिन साथ ही साथ अराइवल्स भी काफी कम है। तो मुझे लगता है कि 59,000 के अराउंड अगर अगस्त कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो एक बाइंग का मौका मिल सकता है। 60,200 इसमें अपसाइड देखा जा सकता है। हालांकि मतलब बहुत ज्यादा मुझे मूवमेंट अभी 1 या 2 दिन में नजर नहीं आती इसमें। हो सकता है कि दोबारा फ्राइडे से इसमें मूवमेंट बनने के चांसेस लगते हैं। टर्मरिक अगर मैं कहूँ तो काउंटर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वॉल्यूम्स भी बहुत ज्यादा है, और फंडामेंटल जो इसके अगर जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बरसातें कम होगी जो प्रोड्यूसिंग एरियाज है उसमें, और इसकी स्विंग जो है ऑलरेडी कम हो रही है, एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि हल्दी अगर 12,300 320 के आसपास मिलती है तो एक ट्रेड लिया जा सकता है। 12,700 अपसाइड इसमें देखा जा सकता है, और 12,050 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। धनिया ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है निचले स्तर से, ऑलरेडी 20% की तेजी आ चुकी है। एक थोड़ा सा करेक्टिव फेज 7150 7160 के आसपास आता है तो ही खरीदारी करनी चाहिए, वरना ट्रेड से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। ओके, तो ये सलाह मसालों को लेकर दिनेश जी की है, लेकिन हमारे साथ सज्जन अग्रवाल भी हैं, जीरा कारोबारी हैं ऊंझा से। सज्जन जी, क्या हो रहा है जीरे में? एक बड़ी तेजी, कल हमने देखा नया रिकॉर्ड बनते हुए, आज हालांकि हल्की मुनाफा वसूली भी दिख रही है। ग्राउंड की क्या स्थिति है? किस तरह के अराइवल्स है और डिमांड को लेकर क्या रिपोर्ट आ रही है? नई रिपोर्ट क्या है? जी अभी जीरे के अंदर रेवल कम बनी हुई है। रोज की 3,000 4,000 बोरी की रेवल आ रही है, और हालांकि डोमेस्टिक की ओर चाहे एक्सपोर्ट की ओर डिमांड अभी काफी कमजोर है। तो अभी जीरा मेरे ख्याल से एक रेंज बाउंड दिख रहा है मेरे को कि आगे 570-80 का लेवल नीचे में दिखा सकता है, ऊपर में 620 से 30 का लेवल दिखा सकता है। अभी फिलहाल इसमें कोई भी फ्रेश तेजी जैसी बात नहीं दिख रही है मेरे को। ओके सर, अभी पिछले हफ्ते आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि एक्सपोर्ट डिमांड बेहतर है, अभी आप बोल रहे हैं सुस्त है एक्सपोर्ट डिमांड, क्या हो गया है? जी एक्सपोर्ट डिमांड बेहतर थी, मगर कुछ क्या हुआ कि चाइना का माल आ रहा, चाइना का माल 200-250 टन वहां से कंटेनर इंपोर्ट हुआ है, जो इंडिया से वापस री एक्सपोर्ट होगा, उसके लिए थोड़ी सी डिमांड यहाँ पे दबती हुई दिखाई दे रही है। अभी जो भी कंट्री है, चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, ये अभी डिमांड जोन में नहीं है अभी। ओके, पिछली बार वेट एंड वॉच की स्थिति में। सज्जन जी, आपसे पिछली बार बात हुआ था, आपने 70 तक के भी टारगेट दिए थे, क्या उस टारगेट पे आप कायम है अभी भी? जी दिवाली तक 700 रुपया पक्का होगा जीरा, मगर अभी एक बार अपने को 1-1.5 महीना वेट एंड वॉच करना पड़ेगा जीरे को, और दिवाली तक 700 का टारगेट एकदम पक्का है। ओके, यानी दिवाली तक बड़ी तेजी है, लेकिन अभी रेंज में ही रहेगा ऐसा सज्जन जी को लग रहा है। जो डिमांड है ऊंचे लेवल पे अभी फिलहाल कम दिख रही है, चाहे वो घरेलू डिमांड हो या एक्सपोर्ट की डिमांड हो, लेकिन जो अराइवल्स है वो भी काफ़ी कम है, जो नीचे के लेवल पे यहाँ पर सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो एक रेंज में अभी बाजार दिख रहा है। शुक्रिया सज्जन जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। वंदना जी, अब आप बताइए मसालों पर आपका व्यू क्या है और ट्रेडर्स के लिए आप क्या सलाह देंगे?
मुझे लग रहा है कि जीरा में एक करेक्शन का वेट करना चाहिए। इस कमोडिटी में काफी हायर साइड हम लोगों ने आते देखा है, तो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि एक बार 59,500 तक के लेवल्स जो है वो आ सकते हैं। लेकिन साथ में जो दो कमोडिटी है, चाहे वो टर्मरिक हो या कोरिएंडर हो, उससे मुझे एक अच्छा मूव आता हुआ दिख रहा है। तो कोरिएंडर में मुझे लग रहा है कि 73.35 पे बाई करना चाहिए। 7400 का यहाँ पे टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 7300 का। टर्मरिक में भी मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड जो है यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। तो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में अगर 12,360 के करीब भी खरीदारी करते हैं तो ऊपर की तरफ 12,600-700 तक के जो लेवल्स है वो आ सकते हैं। तो दोनों ही कमोडिटी में मुझे बाइंग लग रही है स्पाइसेस काउंटर में। चलिए अब स्पाइसेस के बाद मॉनसून की बात कर लेते हैं। आप दोनों मेहमान बने रहिए, वंदना जी और दिनेश जी। मॉनसून की चाल एक बार देख लेते हैं। 1 जून से 18 जुलाई तक देश भर में सामान्य बारिश है। आईएमडी की वेबसाइट के जरिए ये डेटा हमने निकाले हैं। और झारखंड और बिहार, झारखंड में अब तक 42% कम और बिहार में अब तक 36% कम। जो डेफिसिट है यहाँ पर कोई सुधार अभी तक नहीं दिख रहा है। केरल और कर्नाटक में भी काफ़ी डेफिसिट है, तेलंगाना में काफ़ी डेफिसिट है। जो लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल और उत्तराखंड, जहाँ पर भारी बारिश हुई है और वहाँ पर अब तक काफ़ी सरप्लस की स्थिति है। लेकिन आगे क्या अनुमान है, आज कहां कहां बारिश हो सकती है, पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ महेश पलावत साहब हैं स्काईमेट से। शुक्रिया सर एक बार फिर से आपका। सर आज को लेकर क्या अनुमान है, कहां कहां आज भारी बारिश हो सकती है और आगे किस तरह की स्थिति बदलेगी? जो डेफिसिट वाले राज्य जैसा हमने कहा, क्या वहां पर सुधार की संभावना लग रही है क्या? देखिए सुमन जी, अभी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो मुंबई में बहुत भारी होने वाली हैं अगले 24 घंटों तक, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया है वो है एक शेयर जोन बनी हुई है। तो साउथ गुजरात से लेकर के मुंबई, थाने, दहानू और जो पश्चिमी तट है कर्नाटक तक, यहाँ पर भारी बारिश होगी। और उसी तरह से अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो साउथ छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा और जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के जो सेंट्रल पार्ट्स हैं, यहाँ से लेकर के साउथ ओडिशा और उसके बाद फिर गुजरात के ज्यादातर इलाके और साउथ और ईस्ट जो राजस्थान है, यानी कि जो पूरा सेंट्रल इंडिया है, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना अगले 2-3 दिनों तक बनी हुई है। और जो गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं, खास करके बिहार और झारखंड जिसकी आपने बात की, ये अभी अगले कम से कम 4 या 5 दिनों तक बारिश बहुत ज्यादा कम देखेंगे। यहाँ बारिश की संभावना बहुत कम है, डेफिसिट और ज्यादा बढ़ जाएगा। और जो गंगा के मैदानी क्षेत्र है, अब पंजाब, हरियाणा से लेकर के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाके 3-4 दिनों तक बारिश बहुत ज्यादा कम देखेंगे, क्योंकि जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है वो आपके जो सेंट्रल इंडिया यहाँ पर बनी हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश होती रहेगी। तो जो डेफिसिट वाले राज्य हैं वो अभी भी डेफिसिट ही रहेंगे। तेलंगाना के उत्तरी भागों में बारिश हो सकती है, लेकिन कर्नाटक और जो आंध्र प्रदेश है, ये सारे इलाके अभी भी लगभग हल्की बारिश देखेंगे। जी नहीं, जहां पर बारिश पहले से ही हो रही है मध्य भारत वहां पर बारिश होती रहेगी, लेकिन जो डेफिसिट वाले राज्य हैं वहां पर अभी सुधार की उम्मीद नहीं है। पलावा साहब क्या लग रहा है ओवरऑल, क्योंकि खरीफ सीजन के लिए काफी अहम होता है, जुलाई का महीना बहुत दिन बचे नहीं है, आधे से ज्यादा हम लोग बिता चुके हैं, 10-12 दिन और बचे हुए हैं। क्या और यहाँ से मानसून की रफ्तार यही रहेगी, जो रफ्तार जुलाई में दिखी है ये रफ्तार बरकरार रहेगी, या एल नीनो का असर दिखेगा, या रफ्तार धीमी पड़ सकती है आगे? देखिए, अभी जो जुलाई का आखिर है वहां तक तो मानसून की बारिश काफी अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे अभी जो सेंट्रल इंडिया में है, उसके बाद 24-25 तारीख को ये जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ फिर नॉर्थ इंडिया में शिफ्ट होगी, फिर गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बारिश बढ़ जाएगी, पहाड़ों पर बढ़ेगी और पश्चिमी तट पर होती रहेगी और पूर्वोत्तर राज्यों में होती रहेगी। केवल दक्षिण भारत में ही थोड़ा सा चिंता का विषय बना रहेगा। तो जुलाई का महीना अच्छा गुजर जाएगा। तो अगर 2 महीने अच्छे गुजर गए, उसके बाद अल नीनो का असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अल नीनो अब बन चुका है और मतलब एक तरह से बनने वाला है और सी सरफेस टेम्परेचर बढ़े हुए हैं और जो सिंकिंग है एटमॉस्फेयर से जो अपना समुद्र की है वो अब शुरू हो जाएगी। तो अगस्त और सितंबर में बारिश कम हो सकती है, लेकिन सूखे जैसे हालात कहीं पर भी नहीं होंगे और बीच बीच में बारिश की गतिविधि होती रहेगी। चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी जलाशय भर चुके हैं और आगे का जो है वो पानी का जो कमी है उसको पूरी कर पाएंगे। तो अगस्त और सितंबर में थोड़ी सी मानसून की बारिश कम हो सकती है। तो कुल मिलाकर के हो सकता है कि जो मानसून जब समाप्त हो तो नॉर्मल के लोअर साइड में या हल्का सा बिलो नॉर्मल पे खत्म हो। ओके, यानी काफी अहम अपडेट है कि नॉर्मल या बिलो नॉर्मल के आसपास मानसून रह सकता है। हालांकि बहुत ज्यादा कमी की संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि जुलाई की जो सरप्लस बारिश होंगे उससे काफी भरपाई हो जाएगी और अगस्त सितंबर भी बहुत ज्यादा कम नहीं होगी, लेकिन
सामान्य के से कम या सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है। शुक्रिया महेश जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और मॉनसून का पूरा अपडेट समझा दिया। लेकिन मुंबई को लेकर अलर्ट ये है स्काईमेट की तरफ से कि मुंबई में अगले 24 घंटे भारी बारिश हो सकती है। रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से अगले 24 घंटे के लिए जारी किया गया है और स्काईमेट की तरफ से भी ये बात कही गई है कि अगले 24 घंटे वहां पर सतर्क रहे, भारी बारिश हो सकती है। मुंबई के जो आउटर एरिया है वहां पर ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉनसून से जुड़ी हुई एक और कमोडिटी है, वो है ग्वार सीड और ग्वारगम, जहां पर आज दबाव दिख रहा है। राजस्थान में हालांकि बारिश तो काफी अच्छी हुई है। दिनेश जी, आप भी राजस्थान से आते हैं, क्या किस तरह की रिपोर्ट फसलों की आ रही है और ट्रेडर्स के लिए क्या रिपोर्ट है आपकी? जी, सोइंग तो एट पार, पिछले साल जितनी थी एट पार होती सोइंग बराबर हो रही है और बरसातें भी अच्छी है। कल भी जोधपुर और सराउंडिंग एरियाज में काफी अच्छी बरसातें हुई है और इसी के चलते हमें अभी दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन ऑलरेडी जो कमोडिटी है ये फैक्टर इन कर चुकी है कि बरसातें सामान्य है और सोइंग भी सामान्य रहेगी। 5650, 5670 या 5680 ये जो दायरा है एक सपोर्ट जोन है, डिमांड जोन है और इस लेवल पर मुझे लगता है निश्चित खरीदारी इसमें बनती रहेगी। 5800 एक रेजिस्टेंस जोन है, 5800 के ऊपर जब तक ये क्लोज ना करे इसमें बहुत बड़ा अपसाइड हमें देखने नहीं नजर आ सकता है। तो मुझे लगता है 5670, 5680 के आसपास इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 5800 का इसमें टारगेट मेंटेन किया जा सकता है 5600 के स्टॉप लॉस से। तो 80 के आसपास खरीदे, 5800 के टारगेट के लिए 5600 का स्टॉप लॉस लगा ले। ग्वारगम को लेकर दिनेश जी क्या व्यू है? ग्वारगम में क्या करना चाहिए? 11500 के नीचे ग्वारगम खरीदे क्या? जी, ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल है। मुझे लगता है 11350, 11400 का दायरा अगर मिलता है तो ग्वारगम में खरीदारी की जा सकती है। अपसाइड दोबारा 11800 और 11800 के ऊपर क्लोज होने पर इसमें दोबारा अपसाइड मूव देखा जा सकता है। 11350 से 11800 का दायरा भी नजर आता है इसमें। 50 से 11800 का नियर टर्म का जो रेंज है ग्वारगम का वो है। अगर 11800 के ऊपर अगर निकलता है फिर नई खरीदारी के लिए फिर वहां से सलाह ले सकते हैं। तब तक आप रेंज में ही ट्रेड करें। वंदना जी, ग्वार सीड ग्वारगम पर आपका व्यू क्या है? थोड़ा सा मुझे दबाव लग रहा है ग्वारगम पे, खासकर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा दबाव आ सकता है। तो 11450 पे यहाँ पे सेलिंग की सलाह रहेगी। 11225 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 11550 का होगा। लेकिन साथ में ये कहना चाहूंगी कि डाउनसाइड यहाँ पे लिमिटेड है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, जो बाइंग का वेट कर रहे हैं, वो इस लेवल पे 12225 से 11200 के करीब खरीदारी कर सकते हैं और इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो वंदना जी, कॉटन में क्या व्यू बन रहा है? 57,000 प्रति कैंडी के नीचे है एमसीएक्स पर भाव, दायरे में ही काफी समय से दिख रहा है कॉटन का मार्केट, क्या करें इसमें? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दबाव रहेगा। अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आई है, हालांकि प्रोडक्शन का कम प्रोडक्शन के यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि 300-400 रुपए तक का जो दबाव है वो फिलहाल अभी देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा पॉजिटिव ट्रिगर्स यहाँ पे निकल के नहीं आ रहे हैं। पॉजिटिव ट्रिगर कॉटन को लेकर नहीं निकल के आ रहा है। शुक्रिया वंदना जी आपका, दिनेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और तमाम कमोडिटीज के फंडामेंटल और ट्रेडिंग कॉल्स दर्शकों को समझा दिए। तो मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं। लेकिन